वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर बूटिंग यानी कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस क्या है। जब हम सीपीयू कैबिनेट का पावर बटन ऑन करते हैं तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जो हार्ड डिस्क या एसएसडी होती है तो सेकेंडरी स्टोरेज से हमारी प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में लोड होता है। फिर रैम में लोड होने के बाद में यूजर के यूज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को तैयार करता है। तो पावर बटन के ऑन करने से लेकर यूजर के यूज के लिए कंप्यूटर को तैयार करने की ये जो पूरी प्रक्रिया है ये होती है बूटिंग प्रोसेस। तो इस बूटिंग प्रोसेस को डिटेल में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बूटिंग प्रक्रिया 6 चरणों में होती है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बूटिंग, बूटिंग क्या है, बूटिंग क्यों जरूरी है, बूटिंग का महत्व है, बूटिंग प्रक्रिया के 6 चरण, बूटिंग कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी डिवाइसें हैं जिनसे हम कंप्यूटर को बूट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं बूटिंग की परिभाषा, बूटिंग का मीनिंग। तो बूटिंग शब्द बूट स्ट्रैप शब्द से लिया गया है, बूट स्ट्रैप से लिया गया है। बूटिंग कंप्यूटर को चालू करने और ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने की प्रक्रिया है, यानी कि कंप्यूटर को चालू करने से लेकर जो यूजर के यूज के लिए कंप्यूटर को तैयार करने की जो प्रक्रिया है यही होती है बूटिंग प्रक्रिया। बूटिंग प्रक्रिया चरणों का वह क्रम है जिससे कंप्यूटर शुरू होता है, यानी पावर ऑन करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। इस प्रक्रिया में हार्डवेयर जांच, उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो यह प्रक्रिया शुरू होती है जैसा कि मैंने बताया कि जब पावर ऑन से लेकर यूजर के यूज तक की ये जो पूरी प्रक्रिया है यही बूटिंग प्रक्रिया है। तो बूटिंग शब्द बूट स्ट्रैप से लिया गया है, बूट स्ट्रैप से लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं बूटिंग क्यों जरूरी है, बूटिंग क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ बूटिंग। तो बूटिंग प्रक्रिया आवश्यक है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए एक मार्ग प्रदान करती है, यानी ये बूटिंग प्रक्रिया है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का एक एक रास्ता प्रदान करती है जिससे अनुप्रयोगों का निष्पादन एग्जीक्यूशन सक्षम होता है। उचित बूटिंग तंत्र के बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य करने या कोई सॉफ्टवेयर चलाने में असमर्थ होता है, यानी कि जब तक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा तब तक न तो कोई एप्लीकेशन को हम रन कर पाएंगे न ही कंप्यूटर कोई ढंग से काम करेगा। तो बूटिंग प्रक्रिया जरूरी होती है कि कंप्यूटर को काम करने के लिए और एप्लीकेशंस को चलाने के लिए बूटिंग के बाद में ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को तैयार करता है यूजर के यूज के लिए। तो बूटिंग प्रक्रिया जरूरी है कंप्यूटर को चलाने और जो कंप्यूटर में एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको चलाने के लिए बूटिंग प्रक्रिया जरूरी होती है। अब बात करते हैं हम बूटिंग प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स ऑफ बूटिंग। बूटिंग प्रक्रिया के 6 चरण होते हैं, यानी कि जब हम पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन से लेकर यूजर के यूज तक, यूजर के यूज करने के लिए कंप्यूटर को तैयार करने तक पूरी प्रक्रिया बूटिंग की 6 चरणों में होती है। अब ये कौन कौन से चरण होते हैं? पहला चरण होता है पावर ऑन सीक्वेंस, यानी पावर बटन को ऑन करते हैं। फिर दूसरा होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट। फिर तीसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड। फिर चौथा होता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। पांचवा होता है सिस्टम यूटिलिटी लोड और छठा होता है यूजर ऑथेंटिकेशन। अब आगे हम इन 6 चरणों को, इन 6 स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं पहले चरण की, पावर ऑन सीक्वेंस। पावर ऑन सीक्वेंस, पावर बटन ऑन होने के तुरंत बाद बूटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि जैसे ही हम पावर बटन ऑन करते हैं, ये कैबिनेट होता है, इसका पावर बटन ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब कंप्यूटर चालू होता है यानी पावर बटन को ऑन करते हैं तो हार्डवेयर के माध्यम से विद्युत संकेत भेजे जाते हैं जो बूटअप के लिए आवश्यक घटनाओं के अनुक्रम को आरंभ करते हैं। यानी कि जैसे हम पावर बटन ऑन करते हैं तो विद्युत संकेत भेजे जाते हैं कि बूटिंग के लिए जो आवश्यक स्टेप्स है उनको शुरू कर दिया जाए, और ये भेजे जाते हैं बायोस को। बायोस क्या होती है? बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस रोम में स्टोर होती है, और कंप्यूटर को ऑन करने के लिए इसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं, बूटिंग के लिए इसमें इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। तो बायोस क्या होती है? बायोस सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह भाग है जिसमें निर्देश शामिल होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट स्वीकार करने के लिए करता है। बायोस बूटिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। बायोस बूटिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, यानी
यह हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में मीडिएटर का काम करता है, जिससे हार्डवेयर घटकों को संवाद करने में मदद मिलती है। ठीक है, बायोस रोम में स्टोर होती है। और रोम क्या होती है? रोम एक स्थायी मेमोरी होती है। जो हमारी मेमोरी होती है, कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम होती है अस्थायी मेमोरी और रोम होती है स्थायी मेमोरी। तो जो बूटिंग है, जो बूटिंग से संबंधित इंस्ट्रक्शन होते हैं वो बायोस में होते हैं, और बायोस होती है वो बायोस ये रोम में स्टोर होती है। तो ये एक रोम एक स्थायी परमानेंट और अपरिवर्तनीय मेमोरी होती है। रोम कंप्यूटर की मेमोरी में बायोस लोड करता है, बायोस लोड करता है, यानी कि जो पावर ऑन करते हैं तो विद्युत संकेत होते हैं वो भेजे जाते हैं रोम को, और रोम क्या करता है फिर बायोस को लोड करता है, और बायोस क्या करती है फिर जो बूटिंग के लिए स्टेप्स होते हैं उनको शुरुआत करता है। फिर सेटअप प्रोग्राम लोड होता है। सेटअप प्रोग्राम हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए सेटिंग युक्त एक विशेष प्रोग्राम है, यानी हार्डवेयर जो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के विभिन्न घटक है उनको नियंत्रित करने के लिए सेटिंग्स होती है सेटअप प्रोग्राम में। सेटअप प्रोग्राम में तो पावर ऑन सीक्वेंस होते ही विद्युत संकेत भेजे जाते हैं, ठीक है, ताकि बूटिंग प्रक्रिया के जो चरण है उनको स्टार्ट किया जा सके। इसके बाद में बायोस लोड हो जाती है, यानी बायोस के पास इंस्ट्रक्शन आते हैं तो बायोस क्या करती है, दूसरा जो पोस्ट प्रोग्राम है चलाती है। पोस्ट प्रोग्राम क्या होता है कि जो कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर घटक है, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, तो इनकी जांच करती है। पोस्ट प्रोग्राम के जरिए बायोस क्या करती है, जो विभिन्न हार्डवेयर घटक है, इनपुट आउटपुट मेमोरी, इनकी जांच करता है कि ये सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो पावर ऑन अनुक्रम शुरू होने के बाद में पोस्ट सिस्टम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। पोस्ट हार्डवेयर समस्याओं की जांच करने के लिए कंप्यूटर के फर्मवेयर आमतौर पर बायोस या यूएफई द्वारा निष्पादित एक डायग्नोस्टिक प्रक्रिया है। यानी ये जो पोस्ट प्रोग्राम है ये बायोस के द्वारा हार्डवेयर कंपोनेंट है उनकी जांच करने के लिए एक डायग्नोस्टिक प्रक्रिया है। ठीक है, पोस्ट बायोस का एक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी ये जो पोस्ट का कार्य है ये बायोस के द्वारा संचालित किया जाता है। तो पोस्ट बायोस का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो यह सुनिश्चित करता है कि ओएस लोड होने से पहले, यानी ऑपरेटिंग लोड होने से पहले सभी महत्वपूर्ण घटक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क सही ढंग से काम कर रहे हैं। बायोस इनपुट आउटपुट सिस्टम की संचालन क्षमता की जांच करने के लिए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, यानी कि जो पोस्ट है, ये पोस्ट की जो प्रक्रिया है ये बायोस के द्वारा संचालित की जाती है। और इस पोस्ट प्रक्रिया के द्वारा बायोस यह चेक करती है कि जो कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर घटक हो गए, जैसे कि मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, डिस्क ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ये सही ढंग से काम कर रहे हैं नहीं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी मतलब जो हार्डवेयर कंपोनेंट है सही ढंग से काम नहीं करता, किसी में भी समस्या आ जाती है, तो ऑपरेटिंग ओएस को लोड होने से रोक देगी। पोस्ट प्रोग्राम ओएस को लोड होने से रोक देगी, कंप्यूटर बीप की आवाज करेगा और मॉनिटर पे एक त्रुटि संदेश दिखाई देगा। यानी कि अगर पोस्ट प्रोग्राम के दौरान हार्डवेयर कंपोनेंट में कोई गड़बड़ी आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा और हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर एक एरर मैसेज दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पोस्ट प्रोग्राम है बायोस के द्वारा हार्डवेयर घटकों को जांच करने के लिए एक प्रक्रिया है। अगली स्टेप है द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड, यानी बायोस पहला जो स्टेप थी पावर ऑन हो गया, फिर बायोस ने पोस्ट प्रोग्राम चलाया। ठीक है, अब बायोस क्या करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज करेगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पड़ा है। फिर सीमोस कप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीमोस निर्धारित करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां देखना है। ठीक है, फिर एक प्रोग्राम होता है बूटस्ट्रैप लोडर, यानी बायोस ये देखेगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां से लोड करना है। फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जहां ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित है, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, वहां से लेकर रैम में लोड करता है बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम। तो बूटस्ट्रैप लोडर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। तो देखते हैं बूटस्ट्रैप लोडर, यह एक छोटा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजने और मेमोरी में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है। बूटस्ट्रैप लोडर को आमतौर पर हार्ड ड्राइव या एसएसडी जैसे गैर वाष्पशील स्टोरेज डिवाइस में संग्रहित किया जाता है। यानी कि बायोस क्या करती है, सर्च करती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पड़ा है, फिर वहां से जो बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को वहां से उठाकर कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम में लोड करता है। ठीक है, लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बूटस्ट्रैप लोडर के सफल निष्पादन एग्जीक्यूशन के बाद
ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम के रैम में लोड किया जाता है, यानी कि बूट स्ट्रैप लोडर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के रैम में लोड होने के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल सिस्टम के संचालन का प्रभाव लेता है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग है, यानी कि बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करती है कि कहां है। बूट स्ट्रैप लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी यानी रैम में लोड करता है। रैम में लोड होने के बाद में सभी डिवाइसों का काम खत्म हो जाता है। फिर यहां से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो कंप्यूटर है उसको संचालन का जिम्मेदारी कंप्यूटर का जो कर्नल होता है वो अपने ऊपर ले लेता है। यहां से फिर कंप्यूटर को संचालित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का नियंत्रण लेता है और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यानी सिस्टम की सेटिंग को से संबंधित जो जानकारी होती है उनको लोड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड में जो बूट स्ट्रैप बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करती है और बूट स्ट्रैप लोडर है प्रोग्राम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में यानी प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है और प्राइमरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल सिस्टम के संचालन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद में चौथी जो स्टेप आती है वो आती है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है और लोड करने के बाद में सेटिंग से संबंधित कंप्यूटर की सिस्टम की सेटिंग से संबंधित जो फाइलें हैं उनको सर्च करता है। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर घटक है उनसे संबंधित जो ड्राइवर वगैरह होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उनको लोड करता है। तो रजिस्ट्री क्या होती है? बाह्य उपकरणों यानी कि जो पेरिफेरल डिवाइस और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए एक डाटाबेस है। ड्राइवर क्या है? ड्राइवर एक उपयोगिता कार्यक्रम है जो परिधीय उपकरणों पेरिफेरल डिवाइसों को ठीक से काम करने में सक्षम बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की रजिस्ट्री सिस्टम को कॉन्फ़िगर करती है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद में चौथे चरण में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जो सिस्टम से संबंधित कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित सॉफ्टवेयर से संबंधित जो सेटिंग्स होती है उनको लोड करता है। और इस चरण में ड्राइवर भी मेमोरी में लोड किए जाते हैं, यानी कि चौथे चरण में ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम के विभिन्न घटक है सॉफ्टवेयर है उनसे संबंधित सेटिंग्स को और डिवाइस ड्राइवरों को लोड करता है। फिर जो अगली स्टेप है सिस्टम यूटिलिटी लोड्स। सिस्टम उपयोगिताएं वॉल्यूम कंट्रोल है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये सभी जो एप्लीकेशन ये मेमोरी में लोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। सिस्टम सेवाओं अनुप्रयोगों को प्रारंभ करना। कर्नल लोड होने के बाद में सिस्टम आवश्यक सेवाओं पृष्ठभूमि अनुप्रयोगों यानी जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन होते हैं जो ड्राइवर वगैरह है हमारे या और एप्लीकेशन है उनको जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन है उनको उनका आरंभ शुरू हो जाता है। ठीक है, शुरू कर देता है जो नेटवर्किंग फाइल प्रबंधन और अन्य मुख्य कार्यात्मकता जैसे कार्यों को संभालता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। फिर चौथे चरण में ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है उनसे संबंधित सेटिंग ड्राइवर्स को लोड करता है। फिर पांचवें चरण में क्या होता है कि जो विभिन्न एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन है वो सभी बैकग्राउंड में रन होने शुरू हो जाते हैं। सिस्टम से संबंधित जो फाइलें होती हैं वो भी रन होना शुरू हो जाती है। फिर आता है छठा चरण, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के उपयोग के लिए कंप्यूटर को तैयार कर देता है। तो छठे चरण में जो छठी स्टेप है उसमें क्या होता है, यहाँ पर उपयोगिता का यूजर का प्रमाणीकरण होता है, यूजर का ऑथेंटिकेशन होता है। यह वह जगह है जहां सिस्टम उपयोगकर्ता को पहुंच प्रदान करने के लिए लॉगिन विवरण, उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड का अनुरोध करता है। यानी कि सिस्टम की सभी एप्लीकेशन डिवाइस ड्राइवर सेटिंग्स सब लोड होने के बाद में जब कंप्यूटर ऑन होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है तो हमसे क्या होता है कि हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है, यूजर आईडी पासवर्ड मांगा जाता है और हमारा ऑथेंटिकेशन होता है यानी प्रमाणीकरण होता है कि हम वैलिड यूजर हैं या नहीं। तो इस प्रकार से ये छह चरण है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, सिस्टम की सेटिंग का लोड होना, सिस्टम यूटिलिटी का लोड होना और यूजर का ऑथेंटिकेशन। इस पूरी प्रक्रिया के बाद उपयोगकर्ता इंटरफेस शुरू हो जाता है जो कंप्यूटर और उसके कार्यक्रमों के साथ उपयोगकर्ता की सहभागिता यूजर इंटरेक्शन को सक्षम बनाता है। यानी ये 6 चरण होने के बाद में बूटिंग प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और कंप्यूटर यूजर के यूज के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ यानी 6 चरण पूरे होने के बाद में हम अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर कंप्यूटर को चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, हमारा जो भी काम है वो हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो ये थे बूटिंग के 6 चरण। ठीक है, अब बात करते हैं बूटिंग के प्रकार।
टाइप ऑफ बूटिंग, यानी बूटिंग कितने प्रकार की होती है। तो बूटिंग 3 प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग और हाइब्रिड बूटिंग। सबसे पहली है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कि जो हमारा कंप्यूटर सीपीयू होता है, सीपीयू कैबिनेट का जब हम पावर ऑन करते हैं तो पावर ऑन से लेकर कंप्यूटर की यूजर के लिए ऑन होने तक, तैयार होने तक, मतलब कंप्यूटर के यूजर के यूज के लिए तैयार होने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, जो अभी हमने 6 चरण पढ़े हैं, ये 6 चरण पूरे करने के बाद में जो बूटिंग होती है वो होती है कोल्ड बूटिंग, यानी ये स्टार्टिंग से शुरू होती है। कोल्ड बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर को पावर ऑफ, शटडाउन अवस्था से शुरू करना, यानी बेसिक से, स्टार्टिंग से कंप्यूटर की पावर बटन को ऑन करके कंप्यूटर को शुरू करना क्या होता है, कोल्ड बूटिंग। इसमें पोस्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने सहित पूरी बूट प्रक्रिया, यानी जो 6 चरण होते हैं, ये 6 चरण एग्जीक्यूट किए जाते हैं, 6 चरण पूरे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, यानी स्टार्टिंग से, यानी कि जब पावर बटन को हम ऑन करते हैं वहां से लेकर यूजर के ऑथेंटिकेशन तक पूरा जो काम होता है, पूरे जो 6 स्टेप होते हैं वो कोल्ड बूटिंग में पूरे किए जाते हैं, कोल्ड बूटिंग में एग्जीक्यूट किए जाते हैं। फिर दूसरी होती है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग में क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, पहले से ही ऑन होता है, और हम जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की रीस्टार्ट कमांड है या जो हमारे कैबिनेट का रीस्टार्ट बटन है उसको दबाकर, यानी कंप्यूटर को बंद किए बिना हम रीस्टार्ट बटन का यूज करके जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ऐसी स्थिति कब आती है कि जब मान लीजिए हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया तो हमारी जो शटडाउन कमांड है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो काम नहीं करती। तो इस अवस्था में क्या करते हैं, हम रीस्टार्ट बटन को दबाकर हम कंप्यूटर को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। तो ये क्या अवस्था कौन सी है कि जब कंप्यूटर चालू है और उसे हम रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जो बूटिंग होती है, यानी दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो वो होती है वार्म बूटिंग। यानी कि जब कंप्यूटर पूरी तरह से शटडाउन होता है और पावर बटन को दबाकर हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो वो होती है कोल्ड बूटिंग। लेकिन अगर कंप्यूटर शटडाउन नहीं होता, हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, लेकिन हम रीस्टार्ट कमांड या रीस्टार्ट बटन का उपयोग करके कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो होती है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग में कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद किए बिना पुनः आरंभ किया जाता है, यानी कि इसमें प्रॉपर शटडाउन नहीं किया जाता, रीस्टार्ट कमांड के द्वारा चालू कंप्यूटर को ही दोबारा से स्टार्ट किया जाता है। यह अक्सर सॉफ्टवेयर कमांड के माध्यम से शुरू किया जाता है, जैसे रीस्टार्ट विकल्प। ठीक है, तो कोल्ड बूटिंग में शटडाउन कंप्यूटर को ऑन करते हैं और पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है, बूटिंग की पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। वार्म बूटिंग में ऑन कंप्यूटर को ही रीस्टार्ट कमांड के जरिए ऑन किया जाता है। ठीक है, इसमें जो बूटिंग की सभी प्रक्रियाएं हैं वो नहीं दोहराई जाती, यानी पूरी प्रक्रियाओं को फॉलो नहीं किया जाता है वार्म बूटिंग में। तीसरी होती है हाइब्रिड बूटिंग। हाइब्रिड बूटिंग क्या होती है, एक नई अवधारणा है और इसमें कोल्ड और वार्म बूटिंग दोनों के गुण मिलते हैं। यह स्टार्टअप प्रक्रिया को तेज करने के लिए दोनों प्रकार की तकनीक को जोड़ती है। अक्सर कुछ सिस्टम स्थितियों को हाइबरनेशन फाइल में सहेज कर रखते हैं। यह सिस्टम को पिछले सत्र से अधिक तेजी से फिर से शुरू करने की अनुमति देता है। यानी कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर न तो ऑन होता है न ही शट डाउन होता है। ठीक है, वो हाइबरनेशन यानी स्लीप अवस्था में होता है। तो वहां से क्या होता है कि कंप्यूटर को ऑन करके देने की प्रक्रिया होती है, उस स्थिति में कंप्यूटर जल्दी ऑन हो जाता है, तो वो होती है हाइब्रिड बूटिंग। तो इस प्रकार से बूटिंग के 3 प्रकार है, कोल्ड बूटिंग, कंप्यूटर को शटडाउन अवस्था से स्टार्ट करना, वार्म बूटिंग यानी कि कंप्यूटर को शटडाउन न होने के बाद रीस्टार्ट कमांड, मतलब कंप्यूटर के ऑन होने और कंप्यूटर को ऑन होने के बाद में रीस्टार्ट कमांड के जरिए दोबारा से कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया होती है, वो वार्म बूटिंग होती है। और हाइब्रिड बूटिंग में कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, तो ये थे बूटिंग के प्रकार। अब बात करते हैं बूटिंग डिवाइस की। तो बूटिंग डिवाइस क्या होती है कि जहां पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, वहां से हम बूटिंग करते हैं। तो पहली होती है हार्ड ड्राइव अपनी उच्च भंडारण क्षमता के कारण पारंपरिक बूटिंग डिवाइस होते हैं। यानी कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर देते हैं, फिर यहां से ही हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लोड होता है, जो सिस्टम बूट होता है वो हार्ड ड्राइव से ही होता है। ठीक है, हार्ड ड्राइव बूट करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाने के लिए मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR तक पहुंचता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल होता है और यहां से ही जो बूटिंग है वो शुरू होती है। ठीक है, फिर दूसरी होती है SSD हार्ड ड्राइव, यानी कि हार्ड ड्राइव
का नया विकल्प है। हार्ड ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है और हार्ड ड्राइव का ही नया विकल्प है एसएसडी, यानी ये नई स्टोरेज, नई टेक्नोलॉजी की स्टोरेज डिवाइस है, नई टेक्नोलॉजी की स्टोरेज डिवाइस है। आजकल हार्ड ड्राइव की जगह एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव का उपयोग होने लगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एसएसडी में इंस्टॉल कर दिया जाता है। हार्ड ड्राइव के नए विकल्प जो अपनी फ्लैश मेमोरी आर्किटेक्चर के कारण तेज बूट समय और बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं, वे आधुनिक कंप्यूटर में बूट डिवाइस के लिए तेजी से लोकप्रिय हो गए हैं। जब कंप्यूटर की मेमोरी पढ़ेंगे तो हम हार्ड ड्राइव के बारे में भी पढ़ेंगे और एसएसडी के बारे में पढ़ेंगे। हार्ड ड्राइव का यूज किया जाता था, अब हार्ड ड्राइव की ही एक नई टेक्नोलॉजी का विकसित हुआ है, मतलब नई स्टोरेज टेक्नोलॉजी, जिसे एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, और ये हार्ड ड्राइव से भी फास्ट है, हार्ड ड्राइव से भी फास्ट है। ठीक है, तो हार्ड ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, और जिन कंप्यूटरों में हार्ड ड्राइव नहीं होती वहां पर सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एसएसडी में इंस्टॉल होता है। फिर तीसरी होती है यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो आजकल क्या होता है कि पहले सीडी डीवीडी में ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम सीडी डीवीडी में न आकर लोग यूएसबी यानी जो पेन ड्राइव होते हैं उनको ही बूटेबल बनाने लगे। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूएसबी से लोड होता है, यूएसबी से बूट होता है। यूएसबी ड्राइव का उपयोग सिस्टम को बूट करने के लिए किया जा सकता है, खास तौर पर डायग्नोस्टिक उद्देश्यों व ऑपरेटिंग सिस्टम की नई स्थापना के लिए। यानी कि पहले क्या होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडियां आती थी, आजकल जो कैबिनेट होते हैं उनमें जो ये सीडी ड्राइवर नहीं आता है, तो उसकी जगह पेन ड्राइव होता है, उसको बूटेबल बनाया जाता है। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जब नया ऑपरेटिंग सिस्टम हम हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं तो हम पेन ड्राइव में पहले नए ऑपरेटिंग सिस्टम को डालते हैं, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं, और फिर यूएसबी या पेन ड्राइव से हम नए ऑपरेटिंग सिस्टम को यूएसबी से हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं। लेकिन उस स्थिति में क्या होता है कि जो बूट होता है वो होता है पेन ड्राइव से हमारी बूटिंग शुरू होती है। यानी कि जब नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो हम वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है पेन ड्राइव में, और पेन ड्राइव से हम उसे हार्ड डिस्क में या एसएसडी में इंस्टॉल करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यूएसबी से बूट होता है। कई उपयोगकर्ता ओएस को इंस्टॉल या रिपेयर करते समय बूट करने योग्य यूएसबी ड्राइव बनाते हैं। यानी कि अब सीडी डीवीडी में ऑपरेटिंग सिस्टम न आकर यूएसबी या पेन ड्राइव को ही बूटेबल बना दिया जाता है, और वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क ड्राइव में इंस्टॉल कर दिया जाता है। सीडी डीवीडी ड्राइव एक समय ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थापित करने या अपग्रेड करने के लिए बूट डिवाइस के रूप में प्रचलित थे। यानी कि जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, नया ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम कंप्यूटर में डालते थे तो वो सीडी डीवीडी में आता था, आजकल वो सीडी डीवीडी में नहीं आता है। आजकल लोग क्या करते हैं, यूएसबी का या यूएसबी पेन ड्राइव का ही उपयोग करते हैं। पेन ड्राइव का जब नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं यूएसबी पेन ड्राइव का ही उपयोग करते हैं। आजकल सीडी डीवीडी में ऑपरेटिंग सिस्टम कम ही आते हैं। ठीक है, बूट करने योग्य डिस्क में इंस्टॉलेशन या मरम्मत प्रक्रिया के लिए आवश्यक फाइलें होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सीडी डीवीडी से इंस्टॉल किया जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव में। फिर अगली है नेटवर्क बूटिंग, यानी कि इंटरनेट के जरिए बूटिंग करना। नेटवर्क बूटिंग या पीएक्सी, प्री बूट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, कंप्यूटर को नेटवर्क सर्वर पर स्थित इमेज से बूट करने की अनुमति देता है। यानी कि नेटवर्क पर जो बूटिंग है से संबंधित इमेज होती है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी इमेज होती है, तो वहां से हम इंटरनेट के जरिए बूटिंग कर सकते हैं, और इसको कहते हैं नेटवर्क बूटिंग। इसका उपयोग आमतौर पर एंटरप्राइज वातावरण में किया जाता है, जहां सिस्टम को केंद्रीय रूप से कॉन्फ़िगर करने और मेंटेन करने के लिए किया जाता है। यानी बड़े बड़े जो ऑफिसेज होते हैं, कंपनियां होती है, वहां नेटवर्क बूटिंग को यूज में लिया जाता है। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी जो कंपनी का बड़ा सर्वर होता है, वहां पर उसकी एक इमेज होती है, और जब हम नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो नेटवर्क इंटरनेट के जरिए उस इमेज को ही इंस्टॉल करते हैं। तो इस प्रकार से ये बूट डिवाइसेस हैं, अलग अलग बूट डिवाइस है, हार्ड डिस्क, एसएसडी, यूएसबी ड्राइव, सीडी डीवीडी ड्राइव और नेटवर्क बूटिंग। ठीक है, तो ये थी बूटिंग प्रक्रिया। ठीक है, हमने पढ़ा बूटिंग की परिभाषा, बूटिंग का महत्व, बूटिंग के चरण, बूटिंग के प्रकार और बूटिंग डिवाइस। तो ये थी पूरी बूटिंग प्रक्रिया। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको बूटिंग प्रक्रिया समझ में आई होगी। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।